97,000। ये था वो इंडिया का कोरोना ग्राफ जिसने 5 अप्रैल को देश पर मंडराते कोरोना के डेंजर की घंटी बजा दी। लगातार 3 दिन से देश में रोजाना 90,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जो सीधा सिग्नल दे रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव पहले से ज्यादा खतरनाक है। और ये बात केंद्र सरकार ने भी कबूली है कि पहले से ज्यादा खतरनाक है ये कोरोना की सेकेंड वेव और ज्यादा तेजी से फैल रहा है कोरोना। और इसी के साथ डिमांड उठने लगी है कि क्या अब 45 का जो एज ब्रैकेट है उसे खत्म करके सबको मिले कोरोना की वैक्सीन। वैक्सीन ड्राइव बहुत तेज होनी चाहिए। इवन 45 साल से छोटे लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो पूरी पॉपुलेशन को एक स्टेज में कर देने में ज़्यादा अच्छा है और तभी इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट मिलेगा। कोरोना 97,000 के पार, वैक्सीन ही आखिरी हथियार। जब सब वैक्सीन लगवाएंगे कोरोना की चेन तोड़ पाएंगे। कोरोना की दहशत में जी रहे हिंदुस्तान के जहन में अब ऐसे ही सवाल गूंज रहे हैं कि क्या वैक्सीन ही कोरोना से बचाने का ब्रह्मास्त्र है। और इसी वजह से सेंटर टू स्टेट्स मच गई है हलचल और लगातार वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल में क्रांतिकारी बदलाव की हिमायत की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वैक्सीन फॉर्मूला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने केंद्र सरकार को वैक्सीन के प्रोटोकॉल में तब्दीली कर आगे बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के मुताबिक अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ टास्क फोर्स बनानी चाहिए। जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और ये भयानक रूप भी इख्तियार कर सकती है, तो वैक्सीन ड्राइव बहुत तेज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इस वक्त लोग भी एंथुजियास्टिक हैं, इस वक्त हमारे केसेस भी बढ़ रहे हैं। ये टाइम है जब हमारे को बिल्कुल जितनी तेज़ी से हो सके वैक्सीन लगा देनी चाहिए और खोल देनी चाहिए वैक्सीन। इवन 45 साल से छोटे लोगों के लिए भी, स्पेशली जिनको मॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको तो खोल देनी चाहिए। दिल्ली टू राजस्थान, वैक्सीन की ही मांग। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन और वैक्सीन पर क्या सरगर्मी है ये समझिए, लेकिन पहले देखिए दिल्ली का आउट ऑफ कंट्रोल होता कोरोना मीटर। दिल्ली में अप्रैल के पहले ही हफ्ते में 17,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। औसतन राजधानी दिल्ली में रोजाना 3500 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है और इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। दरअसल अब तक वैक्सीन प्रोटोकॉल के तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगनी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए खुलासा हुआ कि दिल्ली में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर बताकर 45 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दे दी गई। ये खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को खत लिखा है। केंद्र का लेटर आने के बाद दिल्ली सरकार ने जांच का भरोसा दिया और उम्मीद जताई कि जल्द ही दिल्ली में सबको वैक्सीन मिल जाए। वो उनको सोकोज नोटिस दे दिए गए हैं, परंतु मेरा ये कहना है, देखो मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था तो 60 को 45 तो किया, तो हो सकता है जल्द ही सबके लिए अलाउ कर दें। वैक्सीनेशन 45 ईयर्स से ज़्यादा को अलाउ किया गया है, परंतु सभी को कर देने का फ़ायदा ये होगा कि जो यंग जनरेशन है उसको इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आती है, पर वो कैरियर का काम करते हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक बढ़ते कोरोना का एक ही इलाज सबको नजर आ रहा है, वैक्सीन। महाराष्ट्र सरकार पहले ही केंद्र से वैक्सीन लगाने की उम्र 45 से घटाकर 25 करने की सिफारिश कर चुकी है, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी सभी लोगों को वैक्सीन देने की हिमायत की है। आखिर बार बार राज्य सरकारें वैक्सीन प्रोटोकॉल में बदलाव क्यों चाहती हैं? क्यों बार बार वैक्सीन लगाने की उम्र कम करने की मांग हो रही है? क्यों मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा तवज्जो वैक्सीन को दी जा रही है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, ब्रिटेन के वैक्सीन रिजल्ट। ब्रिटेन वो देश जो भारत से पहले ही कोरोना की सेकेंड वेव का शिकार हो चुका है। ब्रिटेन में पूरी आबादी को वैक्सीन देने का अभियान चलाया गया। नतीजा क्या निकला वो पूरी दुनिया देख रही है। 13 फरवरी से अब तक ब्रिटेन का कोविड कर्व तकरीबन फ्लैट हो गया है। पिछले तकरीबन 2.5 महीने के अंदर ब्रिटेन में सिर्फ 23,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं। यही वजह है कि अब भारत में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की हिमायत की जा रही है, ताकि कोरोना की चेन टूटे और इस सेकेंड वेव की सुनामी से हिंदुस्तान को जल्द से जल्द मुक्ति मिले। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के बढ़ते कहर ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगाया तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया और यहीं से एक बार फिर लोगों के अंदर डर बैठ गया कि कहीं ये लॉकडाउन पिछली बार की तरह काम धंधों पर ताला न लग जाए। इस आंशिक लॉकडाउन का असर अभी से नजर आने लगा है और लोग दुआ कर रहे हैं कि आंशिक लॉकडाउन पूरे ब्रेकडाउन का सबब ना बन जाए और एक बार फिर
आपकी गाढ़ी कमाई यानी सेविंग के जरिए आपको गुजारा ना करना पड़े, इसके लिए आपको भी कोरोना से सतर्क रहना है। झावेरी बाजार, हीरों के धंधे को चोट। ज़वेरी बाज़ार जो रोज़ाना यहाँ की कमाई जो है 400-500 करोड़ की यहाँ पे आर्थिक जो है वो लेन देन होती है, लेकिन आज ज़वेरी बाज़ार का मंजर कुछ ऐसा है कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। रेहड़ी पटरी वाले लॉकडाउन के मारे। ऐसे ही रहेगा तो हम लोग को तो फिर ऐसा खाने का भी वांदा हो जाएगा, सब चीज़ का क्या है, डेली खाना कमाने का है। अब खर्चा इधर उधर लेके काम चलाएंगे, क्या करेंगे? अभी 30 तारीख तक का बंद है तो सब परेशान हो चुके हैं। आधे से ज्यादा जनता घर की तरफ रुख करने के लिए सोच रही है। मुंबई टू दिल्ली, पाबंदियों से लगता है डर। अगर नाइट कर्फ्यू लग जाता है तो उन सारे व्यापार का नुकसान होगा। साल 2020 का लॉकडाउन आपको याद होगा, जब कोरोना का इन्फेक्शन रोकने के लिए कारखाने, दफ्तर और बाजार सब बंद कर दिए गए थे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कुछ शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया। हालात बदले तो लोगों के अंदर खलबली मची और एक बार फिर जिंदा हो गई आर्थिक नुकसान की आशंका। ये डर हवा हवाई नहीं है, बल्कि इन सीमित पाबंदियों के पहले ट्रेलर से पैदा हुआ है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, हमेशा दौड़ती भागती मुंबई की रफ्तार पर फिर कोरोना ने ब्रेक लगाया है। कैसे? देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर्स की ग्राउंड कवरेज में। मुंबई में चमकते हीरे के मार्केट यानी झावेरी बाजार पर लॉकडाउन का असर नजर आने लगा है, तो विले पार्ले जैसे कमर्शियल एरिया भी सुनसान नजर आते हैं। सरकार का जो डायरेक्शन आया कि भी 30 तारीख तक लॉकडाउन करना है, तो उनको मान्य रखते हुए हमने डेफिनेटली शोरूम्स, हमारे जितने भी ये मार्केट ज्वेलर्स एसोसिएशन के जितने भी ज्वेलरी शोरूम्स हैं, हमने ऑलमोस्ट बंद रखे। यहाँ का एवरेज 200 करोड़ रुपए का बिजनेस है। तो ऑलरेडी हम पास लॉकडाउन में जो 10 महीना बंद रहा था, करीबन 66,000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान इस इंडस्ट्री ने किया था। ये हालात बड़े बड़े बिजनेस के ही नहीं, बल्कि छोटी रेहड़ी पटरी वालों के भी। पहले लॉकडाउन की चोट से जैसे तैसे उबर रहे थे कि एक बार फिर शटर डाउन करने की नौबत आ गई। जो छोटे मोटे कारागिर है, रोज़ की रोज़ जिनकी कमाई है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो पूरा आंशिक लॉकडाउन की वजह से बंद ही करने के लिए बोला है, तो घर में पैसे कैसे खर्च करोगे? घर में पैसे कितने दे पाओगे? अब यही है, जो चलेगा इसी से चलेगा, और कुछ नहीं, और कहाँ से आ सकता है। दिल्ली, मुंबई में बाजार बंद हुए तो रोजाना करोड़ों के नुकसान की बात सामने आने लगी। दिल्ली में हालांकि नाइट कर्फ्यू भी लगा, लेकिन एक्सपर्ट भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कब दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो में कोरोना रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज से नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान किसी भी नाइट कर्फ्यू में किसी को भी मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। खासतौर पे ऐसे लोग जिनके पास ई पास होगा, उन्हें ही मूवमेंट की इजाज़त होगी। खासतौर पे डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं, उनको भी अपने पास ई पास रखना होगा। डर वाजिब भी है। अगर पिछले लॉकडाउन के आंकड़े देखेंगे तो नुकसान का दर्द समझ में आता है। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 में 14 करोड़ 71 लाख लोगों की नौकरियां गईं। कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर की 35% यूनिट बंद हो गईं। 37% स्टार्टअप पर ताला लग गया। 2020-21 की पहली तिमाही में कोरोना इंपैक्ट के चलते जीडीपी -23.9 तक चली गई। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक ही दुआ मांगी जा रही है, कुछ भी हो लेकिन लॉकडाउन ना हो। टीम न्यूज नेशन। और बैटल ऑफ बंगाल में एक बार फिर से दीदी ओ दीदी रिटर्न्स हुआ है। जी हां, मोदी जी ने फिर हावड़ा में दीदी ओ दीदी बोला, कुल 12 बार, बीच बीच में आदरणीय दीदी भी कहा। यानी जिस तरह जय श्री राम पर दीदी चढ़ी थी, तो बीजेपी ने एक बार फिर जय श्री राम का नारा लगाकर दीदी को और चढ़ाया था। ठीक उसी तरह से दीदी ओ दीदी हो गया है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, बल्कि बैटल ऑफ बंगाल में 12 बार हुआ दीदी और दीदी से टीएमसी पर वार। इसी दीदी और दीदी पर टीएमसी बौखलाई थी, लेकिन
जब पीएम हावड़ा में चुनावी मंच पर आए तो एक बार फिर दीदी और दीदी कहा, लेकिन आदरणीय जोड़कर। दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है, जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। मोदी जब जब दीदी और दीदी का तीर चलाते तब तब भीड़ झूमने लगती, और जैसे ही भीड़ का जोश ठंडा पड़ता तो एक बार फिर प्रधानमंत्री पुकारते, दीदी ओ दीदी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, लेकिन दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी। बीजेपी और टीएमसी के बीच इस अदावत को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो चुनाव फ्लैशबैक में चला गया। आपको याद होगा, एक बार कोलकाता में जय श्री राम सुनकर दीदी को गुस्सा आया था। उसके बाद तो कमलधारियों ने जय श्री राम से चुनावी माहौल को ही गुंजा दिया था। श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, कुछ ऐसा ही दोबारा हो रहा है। फर्क इतना है कि पिछली बार टीएमसी की बौखलाहट प्रभुराम के जयकारे पर थी और इस बार खिसियाहट की वजह है दीदी ओ दीदी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी। मोदी ने न सिर्फ टीएमसी के दुखती रग पर हाथ रखा, बल्कि 5 बातें भी बताई जिन्हें मोदी ने दीदी के हार के सबूत करार दिया। नंबर 1, ममता बनर्जी का गुस्सा। उनका व्यवहार ये बताने के लिए काफी है कि दीदी ने चुनाव में हार मान ली है। नंबर 2, ऐसा कौन सा डर है जिसके चलते ममता बनर्जी को रोज कहना पड़ रहा है कि वो नंदीग्राम जीत रही हैं। नंबर 3, जिस ईवीएम के जरिए टीएमसी सरकार में आई, आज वही ईवीएम विलेन बना दी गई। नंबर 4, मुस्लिम वोट टीएमसी के हाथ से खसक चुका है। नंबर 5, चुनावी हिंसा बताती है कि टीएमसी के अंदर हार का डर है। चुनावी दंगल कौन जीतेगा ये 2 मई को नतीजे बताएंगे, लेकिन दीदी और दीदी पर दंगल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी जब जब चुनावी चारा फेंकती है तो टीएमसी उसमें खिंची चली आती है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात डॉन के सफर की, जो रोपड़ टू बांदा अभी निकला हुआ है। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जिसे आज पंजाब की रोपड़ जेल से ट्रांसफर किया जा रहा है यूपी की बांदा जेल। हाई वोल्टेज हलचल के बीच पूर्वांचल का ये बाहुबली अदालती कटघरे में खड़ा होने के लिए पंजाब से निकला बांदा जेल में मुख्तार के लिए चाक चौबंद सिक्योरिटी तैयार है। और ये एक्सप्रेसवे से अभी कुछ ही देर पहले जो है वो मुख्तार का जो काफिला हाई सिक्योरिटी के बीच में उसको ले जाया जा रहा है, वो अभी एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से निकल रहा है और कल सुबह तक, तड़के सुबह तक वो पहुंच जाएगा बांदा जेल। क्या है बांदा में मुख्तार के लिए तन्हाई सेल में उसके सिक्योरिटी इंतजामात, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस का काफिला निकल चुका है। ये NH-44 की तरफ जा रहा है। इसकी SUV के बीच में वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर मुख्तार अंसारी है और उससे पहले वज्र वाहन भी है। रोपड़ टू बांदा हाई वोल्टेज हंगामा। आगे आगे मुख्तार, पीछे पीछे मीडिया। यूपी पुलिस हमारे आगे चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि जो यूपी पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को लेकर जो है वो आगे आगे चल रही है। उसके पीछे जो काफिला है वो निकल रहा है यहाँ पर। दोपहर शुरू हुआ खेल, सुबह डॉन पहुंचेगा जेल। मंगलवार सुबह पंजाब की रोपड़ जेल पूरे देश की हेडलाइन बनी हुई थी। लंबी कानूनी लड़ाई जीतने के बाद यूपी पुलिस मुख्तार को लेने पहुंची। कुछ वक्त फॉर्मेलिटीज में लगा और फिर मुख्तार कानून के सवालों का जवाब देने के लिए यूपी की बांदा जेल की तरफ बढ़ चला। मुख्तार अंसारी के साथ साथ जो एम्बुलेंस जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा गया है, बैठा गया है और उसके साथ 5 से 6 गाड़ियां जो है वो लगातार जो है यहाँ पर चल रही हैं। मुख्तार अंसारी को बांदा लाने के लिए यूपी पुलिस ने मानो पूरी पलटन भेज दी थी। तेज तर्रार अफसरों की अगुवाई में पुलिस की गाड़ियां थी। एक भारी भरकम वज्र वाहन था
जो चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरा हुआ था और साथ में थी एम्बुलेंस, ताकि रास्ते में तबीयत खराब हुई तो मुख्तार को कहीं रोकना न पड़े। एक तरफ मुख्तार अंसारी पंजाब हरियाणा से होता हुआ यूपी की तरफ बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ बांदा में मुख्तार को लाने के हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इंतजामों को धार दी जा रही थी। न्यूज नेशन को बांदा जेल में मुख्तार के बारे में जो सबसे बड़ी जानकारी मिली वो थी मुख्तार की तन्हाई बैरक। खबरों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में तन्हाई बैरक में रखा जाएगा, यानी मुख्तार अंसारी के साथ कोई और कैदी नहीं रहेगा। इस बैरक के चारों तरफ जेल सिक्योरिटी और पुलिस का घेरा होगा। माफिया मुख्तार अंसारी को जब बांदा जेल लाया जाएगा तो उसको अंदर रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। 20 पुलिस वाले को, स्पेशल जो पुलिस फोर्स है, पुलिस के जवान हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर उनकी सुरक्षा में वो मौजूद होगा। जो सूत्र बताते हैं कि जो बाकी कैदी हैं उन कैदियों से इनको अलग रखा जाता है, इनकी अलग से सेल बनती है। पिछली बार जब मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में, बांदा जेल में बंद था तो 15 नंबर की बैरक में उसको रखा गया था, वो भी एक तन्हाई बैरक ही थी। कुछ वैसी तरह की इस बार भी तन्हाई बैरक उसके लिए स्पेशल तौर पर बनाई गई है। न्यूज नेशन के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक मुख्तार की जेल सिक्योरिटी 3 घेरों की होगी। पहले घेरे में जेल वार्डन और स्टाफ की सिक्योरिटी होगी, दूसरे में सीसीटीवी होंगे जो मुख्तार अंसारी की बैरक पर 24 घंटे नजर रखेंगे। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए 5 पुलिस वालों की स्पेशल टीम तैयार कर दी गई है। तीसरे घेरे में होगी पुलिस की सिक्योरिटी, जिसमें 2 दरोगा और 20 सिपाही हर वक्त तैनात रहेंगे। दरअसल मुख्तार की इस टाइट सिक्योरिटी की एक बड़ी वजह अंसारी खानदान के आरोप हैं। अंसारी फैमिली बार बार मुख्तार की जान को खतरे की आशंका जता रही है। कि बीमार हैं, थोड़ा उसकी चिंता है। दूसरी चीज कि नीयत ठीक नहीं है इन लोगों की। उसी बांदा जेल में एक बार षड्यंत्र करके इनको चाय में जहर दे दिया गया था और ये मूर्छित हो गए थे और घंटों उसी हालत में इनको ले जाके लखनऊ में पीजीआई में भर्ती कराया गया, तब जान बच पाई थी। खराब तबीयत से लेकर पंजाब में केस, मुख्तार अंसारी ने यूपी से बचने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन मुख्तार का खेल खत्म हो गया है और उसका अगला ठिकाना है बांदा की जेल। टीम न्यूज नेशन। और म्यांमार में तख्ता अलर्ट के बाद कैसे आई है लाल क्रांति, क्या है वहां के आवाम का हवा, देखिए। लाल सड़क, लाल नारे, हर तरफ लाल इबारत। तख्ता पलट और जनता की क्रांति के बीच सुलगता म्यांमार एक बार फिर लाल हो गया है। पहले क्रूर मिलिट्री की बंदूकों ने बेगुनाहों का खून बहाया और अब जुनूनी जनता ने जवाब दिया। खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। दरअसल म्यांमार में सेना विरोधी पब्लिक ने राजधानी रंगून की सड़कों को लाल रंग दिया है। सेना को चेतावनी देते नारे लाल रंग से लिखे हैं। आवाम की आजादी का अलख भी लाल रंग से बयां किया जा रहा है। खून के बदले खून और मौत के बदले मौत वाले इस वार्निंग के पैदा होने की वजह ये खूनी तस्वीरें हैं। खबर का टिकट में आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे देश की बहस आपके चुने हुए मुद्दे पर दीपक चौरसिया के साथ।